नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर और सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 27 अक्टूबर 2024। हम लोग 27 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में जो है दिवस के रूप में है। ठीक है, दिवस आप लोगों को पता है कि परीक्षा में पूछता है, तो दिवस से इसलिए जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहता है उससे क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए, और यह जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, देखते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। विलय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विलय दिवस? आइए, विलय दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग विलय दिवस? तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। विलय दिवस जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? यह जो है जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कहाँ पर किए थे? तो यह जो है विलय के दस्तावेज पर किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा जो है 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर जो है भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया। जिसके तहत क्या होता है? कश्मीर जो है भारत के डोमिनियन में शामिल हो जाता है। और यह दिवस 2020 में, यह दिवस कब से स्टार्ट होती है? तो यह दिवस जो है 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एक आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया गया। आइए इसके पीछे ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे और रियासतों को क्या किया जाता है? तो रियासतों को कहा जाता है कि आप जो है या तो भारत में शामिल हो जाइए या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। उनको जो है विकल्प दिया गया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में आपको पता ही है कि दो राष्ट्र बने थे, और इसमें जो है जो भी रियासत रहते हैं उन्हें विकल्प दिया जाता है, या तो आप भारत में सम्मिलित होइए या तो आप पाकिस्तान में सम्मिलित होइए। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है क्या कहता है कि हम जो है ना पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे ना हिंदुस्तान में सम्मिलित होंगे। और जो भी रियासत थे, मुस्लिम बहुल जो रियासत हुआ करते थे, वो जो है सम्मिलित हो जाते हैं किसमें? मुस्लिम बहुल जो रियासत क्षेत्र थे वो सम्मिलित हो जाते हैं, अधिकांश हो जाते हैं पाकिस्तान में। और जो हिंदू बहुल क्षेत्र होते हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं भारत में। लेकिन तटस्थ के रूप में कौन बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा रहते हैं हरि सिंह, वो बोलते हैं शुरू में, क्या बोलते हैं कि हम दोनों देशों में सम्मिलित नहीं होंगे, किसी भी देशों में सम्मिलित नहीं होंगे, और हम जो है तटस्थता के रूप में रहेंगे। ठीक है, बीच में रहेंगे और किसी भी देशों में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन होता यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली जो रहते हैं ये क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। किस पे? जम्मू कश्मीर पर। और जम्मू कश्मीर पर जब आक्रमण कर देते हैं तो महाराजा जो हरि सिंह रहते हैं वो भारत से सैन्य सहायता मांगते हैं। भारत से क्या करते हैं? सैन्य सहायता मांगते हैं महाराजा हरि सिंह के द्वारा। लेकिन भारत जो है सैन्य सहायता देने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि वह उस वक्त जो है भारत का एक तरह से क्षेत्र नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया था कि हम क्या रहेंगे? तटस्थ रहेंगे। तो भारत जो है मना कर देता है। उसके बाद जो है भारत के द्वारा शर्तें लागू कर दिया जाता है कि यदि हम जो है आपको सैन्य सहायता देंगे, लेकिन आपको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? विलय पत्र पर आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो हरि सिंह के पास जो है कोई उपाय नहीं रहता है, तो उनको जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। तो महाराजा हरि सिंह ने जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे जो है औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ जाता है। जो औपचारिक रूप से कब जुड़ता है? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से जो है जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन जाता है। और इस समझौते को 27 अक्टूबर को भारत के उस वक्त के तत्कालीन वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन से जो है इसे मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, जिससे भारतीय सैनिकों को जो है श्रीनगर की ओर बढ़ रहे कबायलियों को जो है पीछे हटने के लिए कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। जब 27 अक्टूबर को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से जो है अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो भारत सरकार क्या करती है? तो भारत सरकार जो है
जो कबायली इधर बढ़ रहे थे श्रीनगर की ओर, इन्हें जो है यहाँ पर अपना भारतीय सैनिक जो है चले जाता है और उसके बाद पीछे हटने के लिए उनको, उनसे एक तरह से युद्ध कह सकते हैं कि युद्ध किया जाता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। 1947 में 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाओं ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रों पर जो है नियंत्रण के लिए अभियान शुरू किया और कबायली आक्रमणकारियों को जो है सफलतापूर्वक पीछे खदेड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगभग जीत जाते हैं भारतीयों के द्वारा, जो है सभी को पीछे खदेड़ दिया जाता है और आगे का कहानी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस, हम लोग जो मनाते हैं 26 अक्टूबर को, इसीलिए विलय दिवस पर तो जो हस्ताक्षर किया जाता है किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह के द्वारा। इसी के लिए प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाया जाता है यह, लेकिन यह मनाया जाता है केवल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मनाया जाता है ये सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर जो है सरकारी छुट्टी रहती है। चलते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है, इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। कानून शासन सूचकांक, ठीक है, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, इसमें जो है डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश, डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहता है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहता है, नॉर्वे है, और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। तीनों देश देखिएगा तो तीनों देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये तीनों जो महाद्वीप आपको यूरोप के अंतर्गत आते हैं और नाम आता है किसका, डेनमार्क का। तो हम लोग डेनमार्क के बारे में बातचीत कर लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की जो राजधानी है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, क्रोन मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, क्रोन मुद्रा चलती है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो है मेटे फ्रेडरिक्सन है, यह एक महिला है और यहाँ पर जो है मेटे फ्रेडरिक्सन ही यहाँ की प्रधानमंत्री है, कहाँ की, डेनमार्क की प्रधानमंत्री है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों और संसाधन केंद्र सहित 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का क्या क्या है, अनावरण किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा, यह बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। यह क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, बीपीएससी के लिए यह जो है आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है बिहार से यदि आप दे रहे होंगे एग्जाम, ठीक है, बिहार वाला एग्जाम, उसके लिए आप लोग ये क्वेश्चन अवश्य करके नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों और संसाधन केंद्र सहित 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का अनावरण किया है, तो किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। और बिहार में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर जो है इसका ये मूल्य भी पूछता है कि कितने मूल्य का था, तो ये जो है आपको 7,160 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। ठीक है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, नीतीश कुमार है। कुल 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। और इन परियोजनाओं में 2,615 कितना, 2,615 जो है आपको पंचायत भवन होगा, क्या होगा, इन परियोजना में जो है आपको सम्मिलित है 2,615 पंचायत भवन और एक संसाधन केंद्र का निर्माण इसमें शामिल है। भवनों के साथ साथ जो है सौर पैनल की स्थापना की जाएगी। क्या चीज की स्थापना की जाएगी, सौर पैनल की स्थापना की जाएगी। और स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं से जो है बिहार के गांव में ऊर्जा की पहुंच और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की योजना है। ठीक है, गांव में जो है आपको सौर पैनल की स्थापना की जाएगी और स्ट्रीट लाइट जो लगाया जाता है, खास करके गांव में देखिएगा कि सौर पैनल स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, तो इसके लिए जो है बिहार सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए जो है काम कर रही है। और जब बिहार का नाम आता है तो हम लोग बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी सभी को पता है कि बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये तो सभी को पता है। लेकिन मालूम नहीं रहता है क्या चीज, तो राज्यपाल मालूम नहीं रहता है। तो राज्यपाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल क्या है, वर्तमान में कौन है,
आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। कौन है? राज्यपाल बिहार के, तो बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ये जो है वर्तमान में है। और लोकसभा की कितनी सीटें बिहार से आती है? तो लोकसभा की जो आपको बिहार में सीटें हैं 40 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो राज्यसभा की जो है 16 सीटें बिहार में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है? तांबा और एल्यूमिनियम की प्रमुख उत्पादक किस भारतीय कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य चुना गया है? किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? तांबा और एल्यूमिनियम के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि कौन सी प्रमुख उत्पादक कंपनी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य चुना गया है? यह जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। कौन सी इंडस्ट्री? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। धातु क्षेत्र में जो है हिंडाल्को आपको अग्रणी भूमिका निभाती है। और यह जो है किसके ग्रुप का है? यह जो है आदित्य बिरला समूह की यह कंपनी है। किस समूह की है? आदित्य बिरला समूह की कंपनी है। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में इसे जो है शामिल कर लिया गया है। यह जो है हिंडाल्को वर्तमान में कहां पर है इसके बारे में भी हम बता देते हैं आप लोगों को। कॉपर और एल्यूमिनियम के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में जो है हिंडाल्को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कॉपर कैथोड और निरंतर कास्ट कॉपर रॉड बनाती है। ये क्या करती है? यह जो है आपको कॉपर कैथोड और निरंतर कास्ट कॉपर रॉड का जो है ये निर्माण करती है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना आपको 1958 में स्थापित होती है। और ये वर्तमान में देखिएगा तो हिंडाल्को है कहाँ पर? तो हिंडाल्को जो है आपको उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनभद्र। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम है? उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनभद्र। और सोनभद्र जब जाइएगा तो वहां पर एक क्षेत्र का नाम है रेणु सागर। ठीक है, पहले रेणुकूट पहुंचना पड़ेगा। पहले जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन आप रेणुकूट, और रेणुकूट से जब आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा एक छोटा सा क्षेत्र रेणु सागर मिलेगा। तो रेणु सागर में ही हिंडाल्को कंपनी अवस्थित है। ठीक है, तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो उत्तर प्रदेश के जो है आपको सोनभद्र में ये हिंडाल्को है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक किसने जीता है? किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस खेल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के बारे में बातचीत किया जा रहा है। और यह जो है 59 किलोग्राम वर्ग में जो है किसने रजत पदक जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? यह जो है अंजलि के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? यह अंजलि है, ये भारतीय पहलवान है अंजलि। और इन्हीं के द्वारा जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप खास करके अंडर 23 वाला में जो है रजत पदक जीता गया है। भारत की महिला पहलवान अंजलि ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में यदि बोलना चाहते हैं तो सिल्वर पदक लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को किताब में। और यहाँ पर जो है ये खेल हो कहाँ पर रहा है? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है हो कहाँ पर रहा है? तो इसका आयोजन जो है वर्तमान में कहाँ पर हो रहा है? अल्बानिया के तिराना में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अल्बानिया के तिराना में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है भारत के द्वारा अभी तक वर्तमान में जो है 5 पदक जीता गया है। कितना पदक जीता गया है? 5 पदक जीता गया है। देखिए किसके किसके द्वारा जीता गया। एक तो अंजलि, याद रखिएगा क्या चीज जीतती है? यह जो है रजत पदक जीतती है। रामचंद्र मोड़े, पहला नाम जो है रामचंद्र मोड़े, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और किसने किसने जो है पदक जीता है? तो रामचंद्र मोड़े जो है 55 किलोग्राम में जो है ये इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद नेहा शर्मा जो है 57 किलोग्राम में जो है कांस्य पदक ये जीतती है। उसके बाद शिक्षा जो है ये 65 किलोग्राम में जो है कांस्य पदक जीतती है। मोनिका 68 किलोग्राम में जो है कांस्य पदक जीतती है। तो इनके द्वारा सभी के द्वारा ये जो है 4 के द्वारा क्या किया जाता है? कांस्य पदक जीता जाता है। और अंजलि के द्वारा जो है आपको रजत पदक जीता गया। तो 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता गया। और यह खेल कहां पर हो रहा है? इस खेल का आयोजन जो है अल्बानिया की राजधानी तिराना में किया जा रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है अंजलि। ठीक है, और इन्होंने ही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 59 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है
अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाली भारत की 21वीं पशुधन जनगणना कितनी पशुधन प्रजातियों को शामिल किया गया है? ठीक है, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है कि पशुधन जनगणना किया जा रहा है और इसमें कितनी पशुधन प्रजातियों को जो है शामिल करने की बात किया गया है। तो 15 पशुधन को जो है इसमें शामिल किया गया है। कितना? 15 पशुधन को। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है? अपने बिहार से ही संबंध रखता है इनका। ये जो है आपको ललन सिंह का नाम आप सुने होंगे। इनका जो नाम है आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। ठीक है, तो ललन सिंह जो है आपको ये आप मत्स्य पालन या पशुपालन और डेयरी मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, यही जो है आपको वर्तमान में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है। और इनके द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की गई है। कितना लागत लगाया गया है इसमें? तो 200 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, 21वीं पशुधन गणना शुरुआत किया गया है। पशुओं की गिनती का काम जो है कब होने वाला है? यह जो है आपको फरवरी 2024 तक जो है पूरा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? ये फरवरी 2024 यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपको ये फरवरी 2025 होगा। क्या क्या होगा? तो फरवरी 2025 तक होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा, फरवरी 2025 तक जो है ये पूरा होगा। पशुओं की गिनती का काम जो है कब तक पूरा होने वाला है? यह जो है फरवरी 2025 तक पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक आंकड़ों की उपलब्धता से जो है सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पशुओं की जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए जो है नीतियां बनाने के मदद में मिलेगी। ठीक है, यदि मान के चलिए पशुओं के बारे में कोई नीतियां बनाया जाता है तो कितनी पशु हैं, किस प्रकार की पशुएं हैं, उसके बारे में जो है आपको नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। जब उसके बारे में गिनती रहेगा तब ना उसके बारे में पता रहेगा कि हाँ इस पशुओं में जो है इसकी इतनी जनसंख्या है और इस पशुओं को जो है हो सकता है कि उसके बारे में विकास किया जाए। तो जिस भी प्रकार का उसमें विकास की नीतियां यदि बनाने की बात करती है उसके बारे में जो है जानकारी अवेलेबल रहना चाहिए। तो यह जो है किस मंत्री के द्वारा? तो मंत्री याद रखिएगा, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। और कितनी प्रजातियों को? तो प्रजाति भी याद रखिएगा, 15 प्रजातियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में हाल ही में किसने 15 वर्षों के शासनदार कैरियर के बाद जो है चलिए कोई बात नहीं, शासनदार कैरियर के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा किया है। सीधा यदि बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से जो है संन्यास की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ये जो है रानी रामपाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रानी रामपाल के द्वारा। रानी रामपाल को जो है आप लोग देखे होंगे क्या खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए देखे होंगे। और ये जो है पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुकी हैं, पूर्व भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रह चुकी हैं रानी रामपाल, जिन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय हॉकी की रानी के नाम से भी इन्हें कहा जाना जाता है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल में से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल से जो है अभी वर्तमान में जो है ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। हॉकी इंडिया ने जो है रानी रामपाल के सम्मान के रूप में जो है इनके नंबर 28 नंबर की जर्सी को जो है सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है। ये जो जर्सी पहनती थी कितने नंबर की पहनती थी? ये खेलते समय जो है जर्सी 28 नंबर की पहनती थी। और 28 नंबर के जर्सी को भी क्या किया गया है? सेवानिवृत्त किया गया है। सेवानिवृत्त करने का मतलब है ये है कि अब जो भी खिलाड़ी हॉकी की आएंगी वो 28 नंबर की जर्सी पहन के खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इनके जर्सी को क्या किया जाएगा? हॉकी इंडिया के द्वारा जो है सम्मान के रूप में जो है आपको वहां रखा जाएगा। और इस जर्सी को क्या कर दिया गया है? सेवानिवृत्त कर दिया गया। किसके सम्मान में? ये जो है रानी रामपाल के सम्मान में। ये हम लोगों की जो है पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। रानी रामपाल जो है देश की पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, जिनके पास या जिनके नाम पर कह सकते हैं कि स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी रामपाल जो है पहली ऐसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर क्या रखा गया है? स्टेडियम का नाम रखा गया है। और स्टेडियम कहां पर है वर्तमान में? तो देख लीजिए, भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री के रायबरेली। कहां पर है यह? भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री के रायबरेली में स्थित है यह स्टेडियम। और इसी का नाम बदलकर जो है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है।
और इनके बारे में थोड़ा सा और आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। रानी रामपाल ने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। कितनी मैच खेले हैं ये? तो 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और भारत के लिए 120 गोल किए हैं। कितनी गोल किए हैं? तो भारत के लिए जो है इन्होंने 120 गोल किए हैं। और 2020 में जो है रानी रामपाल को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2020 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार होता है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। जैसे पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। ठीक है, तो 2020 में जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और 2020 में ही जो रानी रामपाल को जो है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। किस चीज से? उनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोनों जो है इनको कब मिलता है? तो 2020 में मिलता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है रानी रामपाल। और आप इन लोगों को इनको जो है आप खेलते हुए देखे होंगे हॉकी। ठीक है, तो इनको जो है आप खेलते हुए नजर आती होगी, लेकिन अभी वर्तमान में आप जो है नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये संन्यास ले चुकी है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में यदि बात करते हैं तो अभी की जो इंडिया है, ठीक है, तो हॉकी टीम की कप्तान कौन है? महिला टीम की कप्तान। तो महिला टीम की यदि कप्तान की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में कौन है? तो ये जो है आपको सलीमा टेटे हैं। कौन है? सलीमा टेटे हैं। और सलीमा टेटे जो है झारखंड से आती है। किस राज्य से आती है सलीमा टेटे? झारखंड से आती है। यदि बात करते हैं रानी रामपाल का, तो रानी रामपाल का संबंध किस राज्य से है? तो रानी रामपाल का जो संबंध आपको है ये है आपको हरियाणा से इनका संबंध रखता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में भारत के साथ जो है अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में भारत के साथ, किसके साथ? भारत के साथ जो है अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है। तो किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? समुद्री अभ्यास के बारे में। और किस देश के साथ पहली बार किया जा रहा है? तो यह जो है जर्मनी के साथ किया जा रहा है। जर्मनी के साथ जो है हम लोग जो है भारत के द्वारा जो है कोई भी अभ्यास नहीं किया जाता था, लेकिन वर्तमान में दौर में जो देखते हैं तो जर्मनी के साथ भी जो है साझेदारी को बढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना के विध्वंसक वो तो जो है INS दिल्ली, जर्मन नौसेना के जो है वर्तमान में जो आया है यहाँ पर अभ्यास के लिए कौन आया है? तो फ्रिगेट वार्डन उर्टमबर्ग आया है। कौन आया है? फ्रिगेट वार्डन उर्टमबर्ग। और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मैन। ठीक है, टैंकर का नाम क्या है? फ्रैंकफर्ट एम मैन है। और इनके द्वारा जो है हिंद महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया जा रहा है। ठीक है, आयोजित अभ्यासों में जो है क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन, अंडरवे रिप्लेसमेंट, हथियार फायरिंग और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल है। और यह जो अभ्यास किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है? यह जो है अभ्यास आपको बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्क को और मजबूत करना तथा नौसेनाओं के बीच जो है अंतर संचालनीयता को जो है बढ़ाना है। और नाम आता है यहाँ पर MPX का। तो MPX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MPX का फुल फॉर्म जो है मैंने यहाँ पर नीचे में लिख दिया है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही तस्वीर है आपको भारतीय नौसेना और आपको जर्मनी नौसेना के बीच में जो है अभ्यास किया जा रहा था। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में अभ्यास किया जा रहा था। तो यहीं पर जो है ये तस्वीर उसी जगह से लिया गया है। दोनों देशों के द्वारा जो अभ्यास किया जा रहा है पहला अभ्यास है। और यह अभ्यास जो है किस नाम से जाना जा रहा है? यह MPX के नाम से जाना जा रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो है कितना रैंकिंग है?
भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग कितना है? 125वां रैंक है। कितना है? 125वां 125वां रैंक है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो प्रथम स्थान पर फीफा में जो है अर्जेंटीना आता है, दूसरे स्थान पर आपको फ्रांस आता है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? स्पेन है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन? प्रथम स्थान याद रखिएगा, कम से कम आपको प्रथम स्थान याद रखना है और भारत का स्थान याद रखना है। दो ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? तो यह जो है 125वां है। और यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा रैंकिंग में आपको प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश का है? यह जो है आपको अर्जेंटीना का है। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर जो है फीफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फीफा के नाम से। किसको? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन को जो है हम लोग आमतौर पर किस नाम से? फीफा के नाम से जानते हैं। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय यह क्या है? नियंत्रण निकाय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय किस चीज का? कौन से खेल का? फुटबॉल का है। और इसका यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण किस क्षेत्र ने सरकारी कंप्यूटरों से व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? यह किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? यह जो है हांगकांग के द्वारा प्रतिबंध लगाया है। साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण जो है किस देश ने जो है अपने क्षेत्र में जो है कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पर, वीचैट पर और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगाया है। यह जो है हांगकांग के द्वारा लगाया गया है। हांगकांग की सरकार ने आधिकारिक कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप इंस्टॉल करने पर जो है रोक लगा दिया गया है। किस पे? ऐप इंस्टॉल करने पर जो है रोक लगा दिया है। किस देश के द्वारा? आपको कह सकते हैं कि हांगकांग के द्वारा। ठीक है, और यह जो है साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय, खास करके जो किस चीज के लिए रोक लगाया गया है? खास करके जो रोक लगाया है साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो देखते हुए जो है यहाँ पर लगाया गया है। और इस निर्णय का उद्देश्य जो है संभावित जोखिमों को कम करना है। ठीक है, इससे जो है जोखिम कम करना है इसको। यदि कोई सरकारी जगह पर जो है, जो सरकारी खास करके देख सकते हैं कि जो भी विभाग है उसमें यदि कोई भी कंप्यूटर जहाँ पर चल रहा है तो उस जगह जो है उसमें व्हाट्सएप नहीं होगा, वीचैट नहीं होगा और गूगल ड्राइव उसमें नहीं होगा। किस देश में? हांगकांग में। और क्यों ऐसा क्या क्या है? जोखिमों को कम करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ से जो है कागजात लीक हो जाए, कोई भी डाटा यहाँ इस देश का लीक हो जाए, तो यहाँ से जो है उसको जो है बचाने के लिए क्या 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 उस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन यहाँ के जो सिविल सेवक जो हैं, जो भी अधिकारी रहेंगे, वो अपने खास करके कह सकते हैं कि व्यक्तिगत उपकरण पर जो है ये उपयोग कर सकते हैं। अपने पर्सनल कह सकते हैं कि मोबाइल में जो है उपयोग कर सकते हैं व्हाट्सएप का, गूगल ड्राइव का, वीचैट का, लेकिन सरकारी जो कंप्यूटर रहेगा उस पर जो है यूज नहीं किया जाएगा। तो यह जो है केवल सरकारी पर प्रतिबंध लगाया गया। और किस देश के द्वारा लगाया गया? देश नहीं कह सकते, हांगकांग है। हांगकांग पर जो है वो पूर्णतः देश नहीं है, उस पर जो अधिकार किस देश का है? आइए इस पे भी बातचीत कर लेते हैं, हांगकांग के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। आधिकारिक तौर पर जो है हांगकांग पर चीन गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ये किसका है? इस पे जो है अधिकार जो है चीन का अधिकार है। ये पूर्णतः जो है स्वतंत्र नहीं है। तो आधिकारिक आइए हम लोग यहाँ तक बातचीत कर चुके थे, बीच में लाइट डिस्टर्ब के कारण के जो है थोड़ा सा व्यवधान हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बातचीत कर चुके थे, बातचीत कर रहे थे हांगकांग के बारे में। तो हांगकांग के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं एक बार, वैसे एक बार यहाँ पर फिर से बातचीत कर लेते हैं कि साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण जो है किस क्षेत्र ने सरकारी कंप्यूटरों से व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो हांगकांग के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। और हांगकांग की सरकार ने जो है कंप्यूटरों पर खास करके सरकारी जो भी विभाग के अंतर्गत आता है व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है कि उसको इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो है जो भी सिविल सेवक के अधिकारी हैं वो अपने व्यक्तिगत उपकरणों पर जो है व्हाट्सएप चला सकते हैं, वीचैट चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं। केवल सरकारी वाले जो ऐप है उस पर नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, सरकारी का जो भी कंप्यूटर सब होगा उस पर नहीं चलाया जाएगा। आइए हम लोग बातचीत कर रहे थे हांगकांग के बारे में और इसी जगह से जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहे। चलिए आते हैं इस जगह से। आधिकारिक तौर पर जो है हांगकांग चीन गणराज्य का क्या है? विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। किसके अंतर्गत आता है हांगकांग? तो यह जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र किसका है? यह जो है
चीन के अंतर्गत आता है। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। और यदि बात करते हैं कि हांगकांग पर चीन का तो अभी वर्तमान में अधिकार है, लेकिन इस पर किस किस देश का अधिकार रहा है, तो इस पर देखते हैं। तो 1841 सबसे पहली बार बात करते हैं, तो 1841 में बात करते हैं। 1841 में होता क्या है, एक हफीम युद्ध होता है। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे हफीम युद्ध के बारे में। अभी युद्ध पर चर्चा नहीं हम करते हैं, केवल बात करते हैं कि 1841 में क्या होता है, एक हफीम युद्ध होता है। और हफीम युद्ध में क्या होता है, जो चीन के उस वक्त के जो शासक रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य जो रहता है, भारत ब्रिटिश के द्वारा, जो भारत पर खास करके जो भारतीय क्षेत्र पर जो ब्रिटिश अधिकार किए हुए थे, तो भारतीय जो ब्रिटिश रहते हैं यह जो है किस पर अधिकार कर लेते हैं, हांगकांग वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। और उसको क्या कर लेते हैं, अपना उपनिवेश बना लेते हैं। क्या करते हैं, अपना उपनिवेश बनाते हैं, किसको, हांगकांग को। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है कि शुरुआती अवस्था में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो है ब्रिटिश हार रहा होता है। क्या होता है, ब्रिटिश शुरुआती अवस्था में ब्रिटिश हार रहा होता है। किससे हार रहा होता है, उस वक्त पता है कि आपको 1941 और के आसपास में जो है जापान और जर्मनी क्या रहता है, शक्तिशाली रहता है, जिसके वजह से जो है पराजय का सामना उस वक्त करना पड़ता है, किसको, ब्रिटिश को। और जब ब्रिटिश पराजय का सामना करना पड़ता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 से लेकर 1945 तक इस पर किसका अधिकार हो जाता है, जापान इस पर अधिकार कर लेता है। ब्रिटिश को पराजित करके किस पे अधिकार कर लेता है, हांगकांग पर जो है 1941 से लेकर 1945 तक जापान पर अधिकार कर लेता है। लेकिन आपको पता है कि जापान पर जो है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, कब कब 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को क्या किया जाता है, इस पे परमाणु बम से हमला किया जाता है। और जब हमला किया जाता है तो ये जो है तबाह हो जाता है, कौन सा देश, जापान तबाह हो जाता है। और जापान को जो है 15 अगस्त 1945 को क्या करता है, ये आत्मसमर्पण कर देता है। 15 अगस्त 1945 को क्या करता है, ये आत्मसमर्पण कर देता है। जब आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है, उसके बाद फिर से संधि होती है। जब संधि होता है तो यहाँ पर जो है फिर से ये इस पे अधिकार किसका हो जाता है, फिर से जो इस पे अधिकार हो जाता है ब्रिटिश प्रशासन का। इस पे किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटिश प्रशासन का। और ब्रिटिश प्रशासन जो है 1997 ईस्वी में, कब, 1997 ईस्वी में जो है पूरे क्षेत्र को चीन को ये जो है हस्तांतरण कर देता है। किसको हस्तांतरण कर देता है, चीन को हस्तांतरण कर देता है। हांगकांग को जो है चीन को सौंप देता है। तो अब जो है वर्तमान में इस पे किसका अधिकार है, हांगकांग पर। यदि देखते हैं तो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है यह किसका, यह चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। वैसे यदि बात करते हैं कि हांगकांग की राजधानी क्या है, तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। और यहाँ पर जो है हांगकांग में जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, तो डॉलर मुद्रा चलती है। यदि चीन की बात करते हैं तो चीन में कौन सी मुद्रा चलती है, तो चीन में यदि आपको दिखाई पड़ेगा रेन मिनबी चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, रेन मिनबी चलती है। चीन की जो आधिकारिक मुद्रा है उसका क्या नाम है, रेन मिनबी है। और इसी का एक भाग युआन है। इसी का एक भाग जो है किसको बना दिया गया है, युआन को बना दिया गया। आप लोग पहले पढ़ते होंगे चीन की मुद्रा का क्या नाम है, युआन है। चीन बीजिंग युआन पढ़ते होंगे, बीजिंग उसकी राजधानी है चीन की, और पढ़ते होंगे पहले कि युआन इसकी मुद्रा है। लेकिन अब वर्तमान में जो चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो रेन मिनबी है। क्या है, रेन मिनबी। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं तो भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। लेकिन भारत का रुपया है उसका एक अंग कौन सा है, पैसा है। तो किसी किसी क्षेत्र में आप जाइएगा तो उसको रुपया को क्या बोला जाता है, पैसा भी। आमतौर पर जो हम लोग भाषा के तौर पर यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैसा का भी यूज करते हैं। तो उसका क्या है, पैसा एक भाग है जिस तरह से रुपया का, उसी तरह जो है यहाँ पर रेन मिनबी जो है इसकी आधिकारिक मुद्रा है। यदि किसी भी देश से यदि चीन जो है व्यापार करेगा तो वो किस में करेगा, रेन मिनबी में करेगा। और रेन मिनबी में जो है पूरे इसको जो है आधिकारिक मुद्रा माना गया है। तो इसमें जो है कोई भी देश इससे व्यापार कर सकता है। तो रेन मिनबी में व्यापार किया जाएगा, युआन में व्यापार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अब याद रखिएगा कि चीन की जो मुद्रा है क्या नाम है, रेन मिनबी है। लेकिन हांगकांग में जो मुद्रा चलती है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है एक क्षेत्र है उसका नाम डॉलर है। तो आप लोग समझ चुके होंगे हांगकांग के भी बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, और प्रश्न क्या था आइए देख लेते हैं। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, किसे हाल ही में जो है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया है, और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इस तरह से जो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो इस तरह से देते रहिए, और जो नहीं दे रहे हैं
कृपया देने की कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आपको लगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला चौधरी। और उर्मिला चौधरी किस देश की रहने वाली है? तो उर्मिला चौधरी जो है आपको नेपाल की रहने वाली है। जिन्होंने ये नहीं देखे हैं वीडियो, पिछला वीडियो, तो आप जाके देखिए, इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया है उर्मिला चौधरी के बारे में। ये नेपाल की रहने वाली है और अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा जो है इन्हें एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया जाता है। हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज के प्रश्न के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न हम लोगों का है एक्सरसाइज सिम्बेक्स। मैंने कल इसके बारे में पूरे विस्तार से इसके बारे में भी बताया है। तो सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? इसका सही आंसर क्या है? आपको कहां पर देना है जवाब? कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर मैंने बातचीत किया है, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।